आज हम एम.ए. पूर्वाध में भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की मिट्टियाँ पाठ द्वितीय पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। पिछले अध्याय में भारत की मिट्टियों के अंतर्गत हमने पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टियाँ और नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों के बारे में पढ़ा था। आज हम दक्षिण के पठार की मिट्टियाँ और अन्य मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको मानचित्र में भी दिखाई दे रहा है कि दक्षिण भारत की मिट्टियों में हम देखते हैं तो जिसमें हमें लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, इनका जमाव हमें दिखाई दे रहा है। दक्षिण की पठार की मिट्टी की बात यदि हम करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप जो है कठोर शैलों का, प्राचीन कठोर शैलों का बना हुआ है। अतः यहाँ की मिट्टियाँ भी पुरानी हैं जो अधिकतर अपने निर्माण के स्थान पर पड़ी हुई मिलती हैं। रंग, रचना और उपजाऊपन के कारण इन्हें काली, लाल, पीली, लैटेराइट आदि मिट्टियों में बांटा जाता है। काली मिट्टी की बात जब हम करते हैं तो ये माना जाता है कि यह मिट्टी जो है प्राचीन समय में लावा के निर्माण के कारण हुई है। जब लावा का उद्गम हुआ, उसके ठंडे होने के बाद यह मिट्टी का निर्माण हुआ है। जहाँ ये मिट्टी मिलती है वहाँ वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर तक है तथा ये माना जाता है कि इस मिट्टी में पैठिक लावा के जमने से ये मिट्टी चिकनी, विशेषकर उपजाऊ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य मिलती है। इसे रेवुड के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी गुजरात से अमरकंटक और बेलगाम से गुना तक लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है तथा महाराष्ट्र की अधिकांश भाग, विदर्भ जिसमें खानदेश और मराठवाड़ा, गुजरात जिसमें सूरत, बड़ोदरा, भरूच, मध्यवर्ती और पश्चिमी मध्य प्रदेश, मुख्यतः नर्मदा घाटी का कुछ भाग, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा के पठार पर, उड़ीसा के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी जिलों जिनमें बीजापुर, कलबुर्गी, गुलबर्गा, बीदर, बेलगामी, धारवाड़, रायचूर जिले हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और तटीय भाग जिनमें आदिलाबाद, वारंगल, खंबात, महबूबनगर, कुन्नूर जिले आते हैं। तमिलनाडु जिसमें सलेम, दक्षिणी अर्काट, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली जिले आते हैं। राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक जिले। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग, हमीरपुर और झांसी जिले में ये मिलती है। इसका कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी के क्षेत्र का सबसे अधिक विस्तार है। यहाँ इनका निर्माण पैठिक लावा के प्रवाह से हुआ, अतः यह दक्कन का ट्रैप से बनी मिट्टी भी कहलाती है। पठारी ढालों पर यह हल्के रंग की व पतली तथा निचली भागों पर गहरी और उपजाऊ होती है। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में ये 60 मीटर से भी अधिक गहरी मिलती है। इस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है। गुजरात के सूरत और भणोद जिले में ये मिट्टी मिलती है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो नर्मदा की घाटी में गहरी और काले रंग की तथा छिछली काली मिट्टी मिलती है। इसमें कपास का उत्पादन अधिक होता है। कर्नाटक में काली मिट्टी में नमक के कण भी मिले रहते हैं। प्रायद्वीपीय काली मिट्टी को 3 भागों में बांटते हैं: छिछली काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। छिछली काली मिट्टी, इसका निर्माण दक्षिण में बेसाल्ट ट्रैपों से हुआ है। यह मिट्टी सामान्य दोमट से लगाकर चिकनी व गहरे रंग की होती है।
इसके रंग गहरे काले से लगाकर गहरा पीला तक होता है। मध्यम काली मिट्टी की बात करते हैं तो ये काले गहरे रंग की होती है। इसका निर्माण बेसाल्ट, शिस्ट, ग्रेनाइट, निस्की चट्टानों से टूट-फूट से होता है। ये मिट्टी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, मध्यवर्ती सौराष्ट्र और उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश में होती है। गहरी काली मिट्टी यही वास्तविक काली मिट्टी है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। ये बहुत उपजाऊ होती है और मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र और कृष्णा नदी की घाटी और कर्नाटक के चित्रदुर्ग में मिलती है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका रंग गहरा काला होता है। कणों की बनावट घनी और महीन होती है, इसलिए जल बहुत देर तक इसमें समाया रहता है। लेकिन जब ये चिकनी होने से सूख जाती है तो दरारें पड़ जाती हैं और इसके कारण इसमें हल चलाना तक कठिन हो जाता है। इस मिट्टी की यद्यपि जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, यही कारण है कि यह मिट्टी कृषि के लिए अनुकूल है। पठारी ढालों पर ये कम उपजाऊ होती है, अतः वहाँ इसमें गेहूँ, कपास, गन्ना, केला, ज्वार, चावल, तंबाकू, रेंडी, मूंगफली, सोयाबीन, फल, सब्जियां आदि पैदा किए जाते हैं। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और लोहा पर्याप्त मात्रा में मिलता है, किंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव मिलता है। दूसरी लाल और पीली मिट्टी, ये मिट्टियों के बारे में ये माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति अपक्षय के प्रभाव से प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूट-फूट के कारण हुई है। ये अपने बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है। ताप्ती नदी की घाटी में पहाड़ियों के ढालों पर लगातार अधिक गर्मी पड़ने से चट्टानों के टूटने पर उनमें मिला हुआ लोहा मिट्टी में एक सा फैल जाता है, जिससे ये मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग लाल होता है। कहीं कहीं इसका रंग भूरा, चॉकलेटी, पीला, काला भी होता है, क्योंकि इनमें मूल चट्टान से चॉकलेट रंग वाले खनिज जैसे फेल्सपार, ओलिविन के महीन कण भी पाए जाते हैं। जहाँ कहीं ये मिट्टी बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों की बनी है, वहाँ ये काफ़ी उपजाऊ है, लेकिन दूसरे भागों में मिट्टी की तहों में जल न जाने के कारण ये प्राय बंजर रह जाती है। क्षेत्रफल और वितरण की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार की मिट्टियाँ मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। ये मिट्टियाँ आंध्र प्रदेश के दंडकारण्य व तेलंगाना के पठारी भाग, मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, रायगढ़ जिलों में, झारखंड के संथाल, परगना और छोटा नागपुर के पठार पर, पश्चिमी बंगाल के बीरभूमि, बर्धमान, बांकुड़ा और मिदनापुर जिलों में, मेघालय की खासी, जयंतिया, गारो पहाड़ियों, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, बांदा, झांसी, राजस्थान के अरावली पर्वत की पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जिनमें उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा जिले तथा दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ भागों में ये मिलती है। इस मिट्टी की विशेषता की यदि हम बात करते हैं तो ये अनेक प्रकार की चट्टानों से बनी होती है, इसलिए गहराई, कणों की रचना और उर्वरा शक्ति में ये अलग अलग होती है। ये मिट्टी अत्यंत पोरस होती है, बारीक और गहरी होने इसलिए उपजाऊ होती है। ऊंचाई वाले भागों में ये मिट्टियाँ पतली, कंकरीली, हल्के रंग की होती है, वहीं निम्न मैदानों में मिट्टी गहरे रंग की और अधिक उपजाऊ होती है। निचले भागों की मिट्टी गहरे लाल रंग की अधिक गहरी उपजाऊ होती है, जिसमें कपास, गेहूँ, धान, अलसी, आलू, टमाटर, दालें, मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं। हाल ही के वर्षों में तमिलनाडु और कर्नाटक में इस मिट्टी में रबड़ और कहवा के बागानों का विकास किया गया है। तीसरी मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। यह स्थानबद्ध मिट्टी है जो लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर मिलती है। यह वास्तव में लाल मिट्टी का ही एक विशिष्ट प्रकार है।
इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की विशेषता का परिणाम है। मानसूनी जलवायु में आर्द्र और शुष्क मौसम के वैकल्पिक रूप से पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप इस मिट्टी का निर्माण होता है। कणों के आधार पर लैटेराइट मिट्टी के 3 भाग हैं: गहरी लाल, सफ़ेद लैटेराइट, भूमिगत जल वाली लैटेराइट। वितरण की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो ये मिट्टी 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह मिट्टी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है क्योंकि इस मिट्टी में चट्टानों के टुकड़े और मोटे कण पाए जाते हैं। तमिलनाडु के पहाड़ी भाग, निचले क्षेत्र में ये मिट्टी मिलती है। इसकी मिट्टी के लिए यहाँ इसके संबंध में ये माना जाता है कि जलवायु और मौसमी कारण से इसकी उत्पत्ति यहाँ हुई। इस प्रकार की मिट्टी अपने बनने के स्थान पर ही नहीं वरन नदियों द्वारा भी बहाकर डेल्टाई भाग में जमा हो जाती है। निचले भागों में इस मिट्टी में चावल, कपास, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज, चाय, कहवा, सिनकोना आदि बोया जाता है। केरल के कुर्ग जिले में यह मिट्टी सारे जिले में बिखरी हुई है। इसी तरह महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी ये मिट्टी मिलती है। ये जो मिट्टी है ये शुष्क और कम उपजाऊ होती है, अधिक समय के लिए नमी नहीं ठहर पाती है। इसके विपरीत निम्न भूमियों में इस मिट्टी में नम, चिकनी, दोमट मिट्टी मिल जाती है। इसमें काफ़ी समय तक के लिए नमी रहती है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस, पोटाश कम होता है, लेकिन ह्यूमस का अंश अधिक होता है, इसलिए ये उपजाऊ भी होती है। शुष्क मौसम में ये मिट्टी सूखकर ईंट की भांति कठोर हो जाती है और गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति लाल मिट्टी से कम होती है। अम्लीय होने के कारण इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। यह वास्तव में बलुई मिट्टी है जिसमें लोहा और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। अन्य मिट्टियों की हम बात करते हैं तो इनमें मरुस्थलीय मिट्टी जो है प्रमुख है। ये मिट्टी शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश में अरावली पर्वत, सिंधु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है। यह मिट्टी प्रधानतः मध्यम मोटे कण वाली होती है। यह मिट्टी दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ कच्छ के रन से उड़कर यहाँ धरातल पर जमा होती रही है। इसमें खनिज नमक मिलता है जो जल में शीघ्र घुल जाता है। बालू मिट्टी में नमी कम रहती है, वनस्पति के सड़े गले अंश भी कम होते हैं, ह्यूमस भी कम होता है, सिंचाई करने पर उपजाऊ रहती है। मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है वहाँ कपास और गेहूँ भी लगाया जाता है। हाल के वर्षों में गंगानगर जिले में चावल और गन्ने की भी खेती शुरू गई है। सिंचाई के सारे गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, चना, अन्य दालें, सरसों, मूंगफली, रसदार फल, सब्जियां आदि पैदा की जाती हैं। जहाँ सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं वहाँ भूमि बंजर पड़ी रहती है। दूसरी अन्य मिट्टियों में है लवण और क्षारीय मिट्टी। शुष्क और अर्धशुष्क भागों में दलदली अधिक सिंचित क्षेत्रों में ये मिट्टी मिलती है। इसे कई नाम से जानते हैं जैसे धूर, ऊसर, कल्लर, राकड़, रेह और चौपन। शुष्क भागों में अधिक सिंचाई के कारण और अधिक वर्षा भागों में जल प्रवाह दोषपूर्ण होने तथा जल रेखा ऊंची होने से इन मिट्टियों का जन्म होता है, क्योंकि भूमि की निचली परतों से क्षार या लवण पुनः वाष्पीकरण क्रिया द्वारा ऊपरी परत तक पहुंच जाता है, जिससे मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने से ये अनउपजाऊ रहती है। इस मिट्टी में नमक की मात्रा 3 प्रकार से पहुंचती है। हिमालय की अनेक नदियां अपने जल से जो खनिज लाती हैं मैदान में मिट्टी के नीचे मिट जाते हैं। नमक के कणों का जमाव शुष्क जलवायु और दोषपूर्ण अपवाह वाले क्षेत्र में निरंतर होता रहता है। अर्धशुष्क प्रदेशों में अधिक वाष्पीकरण से नीचे की लवणता भाप के साथ ऊपरी सतह पर आकर बिछकर उसे नमकीन अनउपजाऊ बना देती है। इस प्रकार मिट्टी का रंग सफ़ेद भूरा होता है, सतह कठोर होती है, अवैध हो जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में वनस्पति पैदा नहीं हो सकती। जब दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें कच्छ के रन पर होकर आती हैं
तो ये अपने साथ नमक भी उड़ा के लाती हैं जो धरातल पे जमता रहता है और वर्षा ऋतु में जल में घुलकर निम्न क्षेत्रों में जम जाता है। तीसरा, समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्वार के समय समुद्र का नमकीन जल भूमि को आवृत करता था और दलदली क्षेत्रों में नमकीन मिट्टी की अधिकता बढ़ जाती है। उत्तरी भारत में सभी उपजाऊ मैदान में पाई जाने वाली क्षार युक्त नमकीन या कल्लर मिट्टियाँ मुख्यतः दोषपूर्ण सिंचाई जल आधिक्य का परिणाम है। इससे भीतरी परतों का नमक तेजी से ऊपर आकर ऊपरी सतह को क्षार युक्त, कठोर, बंजर या कृषि अयोग्य बना देता है। इस प्रकार हम जब देखते हैं कि ये जो अन्य मिट्टियाँ हैं ये भी हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इस प्रकार की जो ये मिट्टी है लवणीय क्षारीय मिट्टी, ये मिट्टी उत्तरी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में फैली हुई है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि नमकीन मिट्टी में अनेक प्रकार के खनिज लवण निरंतर एकत्रित हो जाते हैं, किंतु उसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन का अभाव रहता है। ये मिट्टी भयानक रूप से अप्रवेश्य होती है। यदि इन मिट्टियों में जिप्सम मिलाकर चूने की मात्रा कम की जाए, जल में सुधार प्रवाह किया जाए अथवा सीमित और नवीन फव्वारा विधि से सिंचाई की जाए, ऊंची जल रेखा को नालियाँ काटकर नीचा बनाया जाए, भूमि को विशेष जिप्सम की मात्रा देकर सीमित सिंचाई की जाए तो क्षार का अंश कम हो सकता है और ये मिट्टी पुनः उपजाऊ हो सकती है। इन मिट्टियों में जल अधिक समय तक नहीं रुक पाता, किंतु मिट्टियों को उपचारित एवं खाद देकर चावल, गेहूँ, कपास, केला, गन्ना, तंबाकू, नारियल की फसल की पैदा की जा सकती है। अन्य मिट्टियों में पीट और दलदली मिट्टी है। पीट मिट्टी आंध्र प्रदेश में उत्पन्न होती है, जहाँ मिट्टियों में बड़ी मात्रा में जैविक तत्व मिले रहते हैं। दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा होने से मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार की मिट्टी काली, भारी और काफ़ी अम्लीय होती है। केरल में इस प्रकार की मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं, इसे यहाँ कारी कहा जाता है। वर्षा ऋतु में जल प्लावित हो जाता है। वर्षा के उपरांत चावल पैदा किया जाता है। इसका रंग काला होता है। ये भारी और अधिक अम्लीय होती है। जैविक तत्व 10 से 40% होता है। दलदली मिट्टी में उड़ीसा का तटीय भाग, सुंदरबन, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, तमिलनाडु के दक्षिणी तट, पूर्वी तट, केरल पे ये मिलती है। निचले क्षेत्रों में ये मिट्टी बहुत ही आर्द्र होती है। इस प्रकार हम जब मिट्टियों की बात करते हैं तो भारत में मिलने वाली ये मिट्टियाँ क्षेत्रों के हिसाब से